मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 135। नेरेरे महाद्वीप। राक्षसी तलवार का जन्म। सी 135। नेरेरे महाद्वीप। एड्स बाय पब फ्यूचर। सप्ताह जल्दी ही बीत गया। नूह हमेशा की तरह काले रंग का जिम सूट पहनकर अकादमी मैदान के बाहर गया। उन्होंने आईवा के लिए 800 क्रेडिट छोड़े थे और अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाने के लिए पुनः सल्फर डोमेन का उपयोग किया था। उसके पास केवल 1600 क्रेडिट और 20 योग्यता अंक बचे थे। उसे मिशन के पुरस्कारों की आवश्यकता थी। हालांकि उसके सिर दर्द की तीव्रता काफी कम हो गई थी, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। मुझे वास्तव में अकादमी के संकायों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एरोलियाक 1 में थाडेस 3 अन्य छात्रों के साथ इंतजार कर रहा था। मुझे आपके यहाँ होने पर आश्चर्य क्यों नहीं हो रहा है? जून नामक छात्रा ने जैसे ही नूह को आते देखा, वह बोलने लगी। हम अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ सबसे गरीब भी हैं। हमारे लिए इस मिशन में शामिल होना बिल्कुल स्वाभाविक है। नूह ने उत्तर दिया। पिछले महीनों के दौरान जून ने जस्टिन पर अपनी श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से दर्शा दी थी, तथा ग्रेशेड वर्ग में दूसरे सबसे मजबूत का निर्विवाद खिताब हासिल कर लिया था। पहला स्थान बेशक नोआ का था, जो अपराजित रहा। वह एक छोटे से कुलीन परिवार से है। उसे नई प्रशिक्षण विधियां खरीदने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता है। मैंने सर्जिंग रिवर मंत्र का व्यापार किया था, जिसकी कीमत 50,000 क्रेडिट थी। मुझे विश्वास है कि उसने अभी भी अपनी सभी तकनीकों को अपग्रेड नहीं किया है। मिशन के विवरण की समीक्षा करने से पहले मैं आपको परिचय करा दूं। हमें थोड़ा चलना है, इसलिए इस बीच चलते हैं। ओह, ये ले लो, थेडियस बोला और लगभग 100 चमकती हुई बोतलें जमीन पर प्रकट हो गईं। मिशन के लिए औषधियां, उन्हें समान रूप से विभाजित करें। छात्रों ने सामान को अपने भंडारण उपकरणों में इकट्ठा किया और थेडियस का पीछा करते हुए उस पहाड़ पर चले गए जहां अकादमी थी। वेंस और जून 9 महीने पहले हमारे साथ जुड़े थे। वे रियल बैटल क्लास में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके साथ सिर्फ इसलिए बुरा व्यवहार न करें क्योंकि वे आपके जूनियर हैं। उन्होंने काले बालों वाले एक 18 वर्षीय लंबे युवक की ओर इशारा किया। वह एरोल है। वह 1 साल और 3 महीने पहले हमारे साथ जुड़ा था और वह अपनी कक्षा में ऐसा व्यक्ति है जिसने अकादमी में प्रवेश करने के बाद से सबसे अधिक सुधार किया है। उचित आयु प्राप्त करने पर वह रॉयल सेना में शामिल हो जाएगा। फिर उसने आखिरी छात्र की ओर इशारा किया। वह लगभग 19 वर्ष का छोटे कद का भूरे बालों वाला व्यक्ति था। वह निगेल है। वह लगभग 2 साल पहले हमारे साथ आया था। शिलालेखों को समझने में उसकी प्रतिभा है और युद्ध कौशल भी कम नहीं है। वह इस मिशन का कप्तान होगा और उसकी अंतर्दृष्टि विरासत के मैदान की चुनौतियों को पार करने में उपयोगी होगी। वे छोटे पहाड़ को पार कर अरोलियाक जंगल के अंदर तक चले गए। विरासत की जमीन नेरेरे महाद्वीप के अंदर है। यह एक बंजर भूमि है, लगभग निर्जन, इसीलिए मेरे परिवार को इसे खोजने में इतना समय लगा। समस्या यह है कि इसकी सीमा 2 अन्य देशों से लगती है। जब तक हम युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, हमें अपनी विरासत को बिना किसी की नजर में आए वापस पाना होगा। जहां तक ट्रायल की बात है, तो हमने पहले 2 चरण पास कर लिए, लेकिन उसके बाद हमारे परिवार पर प्रतिबंध लगा दिए गए। जाहिर है, वे इस तरह की बात करने के लिए हम पर बहुत नाराज थे। चारों छात्रों ने आंखें घुमाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे उस परिवार से घृणा क्यों न करें जिसने उन्हें गद्दी से उतार दिया। थेडियस ने अजीब सी हंसी हंसी और अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। वैसे भी हमने उन 2 परतों में कुछ सीखा है। हर बार एक परत को साफ करने पर इनाम मिलता है और अंदर के सभी परीक्षण युद्ध से संबंधित थे। कठिनाई अभी भी कम थी। हम केवल कुछ निम्न स्तर के रैंक 3 जानवरों से मिले थे, लेकिन हमें विश्वास है कि जैसे जैसे आप गहराई से खोज करेंगे, ये तेजी से बढ़ेगा। चिंता न करें, अगर आपको कभी कोई ऐसी चीज मिले जो आपकी क्षमता से ज्यादा हो, तो पीछे हट जाएं। जब आप मजबूत हो जाएं, तो आप हमेशा फिर से प्रयास कर सकते हैं। तो यह एक लंबे समय तक चलने वाला मिशन होगा। यह समझ में आता है, रैंक 1 साधकों का एक समूह इतनी मूल्यवान चीज कैसे प्राप्त कर सकता है। नूह ने सोचा। एक ही समय में अधिकतम 4 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप लोग केवल इतने ही हैं। यदि आप 2 से अधिक परतों को पार करने में सफल हो जाते हैं, तो हम मिशन को सफल मानेंगे। थडेस के स्पष्टीकरण समाप्त होते ही निगेल बोला। क्या परतों की कुल संख्या ज्ञात है? थडेस ने अपना सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश हम इसे खोज पाने में असमर्थ रहे, और केवल 2 परतों का अनुभव करने के बाद, हम इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे, कठिनाई कितनी बढ़ती जाएगी। नूह ने एक प्रश्न पूछा। गहरे में, क्या आपका मतलब है कि परीक्षण भूमिगत होंगे? बिल्कुल नहीं। जब आप विरासत की जमीन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। रास्ते में कोई और सवाल नहीं था। जंगल की सीमा तक पहुंचने से पहले उन्हें पूरा 1 दिन यात्रा करनी पड़ी। एक गाड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, जिसमें एक हुड्धारी कोचवान सवार की स्थिति में बैठा था। थडेस बोला।
हम यहीं अलग हो जाएंगे। ये गाड़ी आपको नेरेरे महाद्वीप और रेगिस्तान के पार ले जाएगी। ये 2 सप्ताह की यात्रा है। दुख की बात है कि हवाई जहाज बहुत आकर्षक है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। हम कोई शपथ भी नहीं बना सकते क्योंकि इससे आपको विरासत में हिस्सा लेने से रोका जा सकेगा। हम आप सभी के साथ एक समझौते पर पहुंच गए हैं, इसलिए कुछ भी चोरी न करने की कोशिश करें। अगर आपको वास्तव में कुछ असाधारण रूप से मूल्यवान मिलता है तो हम आपको खुशी से अधिक क्रेडिट देंगे। उन्होंने प्रत्येक छात्र की आंखों में देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उनकी बातें समझ गए हैं। चेतावनियां देने के बाद वह मुस्कुराया। आप सभी अब जा सकते हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। सावधान रहें। छात्र झुककर गाड़ी के अंदर चले गए। उन्होंने एक एक साइड ली। गाड़ी इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर 4 छोटे सोफे आ सकते थे। कुछ मिनटों के बाद गाड़ी चलने लगी। उनका मिशन अंततः शुरू हो गया था। निगेल ने चेहरे पर मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, चूंकि हमें 2 सप्ताह एक साथ बिताने हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि हम एक दूसरे को जान लें। मैं आपकी विशेषज्ञता भी जानना चाहूंगा क्योंकि मुझे एक युद्ध संरचना तैयार करनी है। मैं रैपियर का उपयोग करता हूं और मैं जल तत्व का हूं। गदा, अग्नि तत्व, भाला, वज्र तत्व। जून ने प्रस्तुतियां शुरू होने के बाद से ही नोहा को देखा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं 2 कृपाण का उपयोग करता हूं। निगेल ने उसके आगे बोलने का इंतजार किया लेकिन उससे कोई और शब्द नहीं निकला। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना तत्व प्रकट करें। हम अब शाही परिवार के लिए काम कर रहे हैं। अगर मुझे हमारी वास्तविक शक्ति के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी की कमी है और इस वजह से मिशन विफल हो जाता है, तो हम सभी को दोषी ठहराया जाएगा। नूह ने कुछ देर सोचा, फिर आह भरकर धीमी आवाज में बोला, अंधेरा। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 136। टॉवर। राक्षसी तलवार का जन्म। सी 136। टॉवर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्य 3 छात्रों की आंखें चौड़ी हो गईं। निगेल सबसे पहले होश में आया और उत्साहित स्वर में बोला, तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? तुम अंधकार तत्व के पहले साधक हो जो दशकों में प्रकट हुए हो। एक दिन तुम्हारी प्रसिद्धि डैनियल की प्रसिद्धि से मेल खा सकती है। तुम इन मिशनों को क्यों करोगे बजाय इसके कि तुम एक ऐसे गुरु को खोजो जो तुम्हें वित्त पोषित करे? नूह ने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, इस विशेषता को गुप्त रखने के मेरे अपने निजी कारण हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये जानकारी न बताएं। एरोल और निगेल ने तुरंत ही उनके शब्दों पर सिर हिलाया। चिंता मत करो, हम खुशी से इसे अपने बीच ही रखेंगे। हाँ, अब हम एक टीम हैं। हमें एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना होगा। गाड़ी में सवार सभी छात्र गरीब पृष्ठभूमि से थे। जब उन्हें ये समझ में आ गया कि वे अगले दानिएल के पहले अनुयायी बन सकते हैं, तो उन्होंने नूह को सहयोग देने में कोई संकोच नहीं किया। जून अभी भी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। वह वास्तविकता में वापस आए और एक हल्की आह भरी। ऐसा लगता है कि मेरा तत्व भी तुम्हारे तत्व से कमतर है। नूह ने हल्के से नाक भान सिकोड़ी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किसी अन्य तत्व का होता तो इससे कोई फर्क पड़ता। जून की युद्ध भावना पुनः जागृत हो गई और उसने ऊंची आवाज में नूह की ओर इशारा किया। हम्फ, तुम देखोगे, इस मिशन के खत्म होने के बाद मैं अपनी सभी तकनीकों को उन्नत करूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि सबसे मजबूत कौन है। नूह ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरा केसियर रूल निकाल लिया। वह यात्रा के 2 सप्ताह सामाजिक मेलजोल में नहीं बिताना चाहता था। जून ने उसका व्यवहार देखा और वैसा ही किया, जबकि एरोल और नाइजेल असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। नूह को जून के चरित्र की आदत हो गई थी। वह उससे बात करते समय थोड़ा ढीला पड़ने लगा था, भले ही उनकी बातचीत में वह ज्यादातर अपनी जीत के कारण उसे चिढ़ाता रहता था। यात्रा शांतिपूर्वक चलती रही। चारों छात्र ज्यादातर गाड़ी के अंदर ही साधना करते थे और शौच के लिए छोटी छोटी देर रुकते थे। निगेल समय समय पर उनका ध्यान आकर्षित करते थे और उन्हें कुछ सरल युद्ध संरचनाओं के बारे में बताते थे, जिन्हें उन्हें विशिष्ट स्थितियों में स्थापित करना होता था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, वातावरण में भारी परिवर्तन होता गया। हरे भरे मैदानों और जंगलों से भरे पहाड़ों का दृश्य उजाड़ और मौत में बदल गया। जब आखिरी पेड़ उनकी दृष्टि से ओझल हो गया और केवल पीली रेत ही उनकी दृष्टि के क्षेत्र में रह गई, तो उन्हें समझ आ गया कि वे नेरेरे महाद्वीप में प्रवेश कर चुके हैं। हर तरफ रेत ही रेत थी और जीवन का कोई निशान नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिन में तापमान काफी अधिक था, लेकिन बहुत अधिक नहीं। ऐसा नहीं लगता कि रेगिस्तानीकरण गर्मी के कारण हुआ है। हो सकता है कि यह एरोलियाक वन जैसा ही एक और अजीब क्षेत्र हो। नूह ने मन ही मन परिदृश्य की हलचल को नोट किया। अंततः 2 सप्ताह बीत गए और वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। गाड़ी रुकी और कोचवान ने छात्रों को जमीन पर कूदने का इशारा किया। मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, बस उस टीले पर चढ़ जाओ और शाही राजवंश के सैनिकों द्वारा आपका स्वागत किया जाएगा। वे रेगिस्तान के बीच में रेत से बने एक बड़े टीले के सामने रुक गए थे।
छात्रों ने सिर हिलाया और नकाबपोश व्यक्ति द्वारा बताई गई दिशा की ओर बढ़ गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उन्हें रेतीली जमीन पर शिलालेखों की उपस्थिति नजर आने लगी। उनकी संख्या तब तक बढ़ती रही जब तक कि उनकी आंखों के सामने एक संरचना का आकार प्रकट नहीं हो गया। जैसे ही उन्होंने इसकी सीमा पार की, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने किसी अदृश्य अवरोध को पार कर लिया हो और दृश्य तुरंत बदल गया। इलाके में व्यवस्थित शिविर बनाने के लिए दसियों टेंट लगाए गए थे। सुनहरे कवच पहने सैनिक विभिन्न कामों के लिए हर दिशा में दौड़ रहे थे और दूर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था। एक सैनिक ने चारों छात्रों की उपस्थिति देखी और मित्रतापूर्ण भाव से उनके पास गया। आप अकादमी के छात्र होंगे, कृपया मेरे साथ कप्तान के तंबू तक आइए, हम आपको विरासत की खोज में मिली सभी जानकारियों से अवगत कराएंगे। समूह को शिविर में लगे बड़े तंबू तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, गार्ड ने एक बड़े डेस्क के पीछे बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को ऊंची आवाज में उनके बारे में बताया। कप्तान, महामहिम थेडियस द्वारा भेजे गए छात्र आ गए हैं। उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर सैनिक को तंबू से बाहर जाने का इशारा किया और वह स्वयं उनका निरीक्षण करने के लिए खड़ा हो गया। कैप्टन का कद मध्यम था और शरीर मजबूत था। उसकी त्वचा काली थी, लेकिन उसके बाल पूरी तरह से सफेद और लंबे थे, जिससे उसके रूप को एक विदेशी आभा मिल रही थी। कुछ देर तक उन चारों को घूरने के बाद उसने सिर हिलाया। मैं प्रेस्टन बोविंड हूं, मैं यहां तैनात सेना का कप्तान हूं। हम पिछले 6 महीने से भी ज्यादा समय से विरासत की जमीन की जांच कर रहे हैं, इसलिए मेरा मानना है कि आप जानना चाहेंगे कि हमने अब तक क्या खोजा है। मेरे साथ आइए, अगर आप इसे देखेंगे तो इसे समझाना आसान हो जाएगा। प्रेस्टन छात्रों को अपने पीछे लिए हुए तंबू से बाहर निकला और बड़े गड्ढे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे उसके निकट पहुंचे, रेतीले दृश्य के बीच एक मीनार का आकार दिखाई देने लगा। जब वे गड्ढे के किनारे पहुंचे तो आश्चर्य के कारण छात्रों की आंखें चौड़ी हो गईं। इस तरह की चीज बनाने के लिए उन्होंने कितना निवेश किया। जब नूह ने यह संरचना देखी तो उसका पहला विचार यही था। यह गड्ढा 40 मीटर बड़ा था और इसके अंदर एक बड़ा टावर खड़ा था। यह एक गोलाकार मीनार थी जिसकी प्रत्येक मंजिल बड़ी और उत्कीर्ण संगमरमर की ईंटों से अलग थी, लेकिन संरचना में मंजिलों की संख्या अनिश्चित थी क्योंकि यह जानना असंभव था कि इसका कितना हिस्सा अभी भी जमीन के अंदर है। सैनिक सावधानीपूर्वक गड्ढे के अंदर खुदाई कर रहे थे और टावर का अधिक हिस्सा उजागर करने का प्रयास कर रहे थे। प्रेस्टन ने शांत स्वर में कहा, हमें पक्का पता है कि टावर सीधे भूमिगत बनाया गया है, लेकिन हम केवल 5 मंजिलों को ही उजागर कर पाए हैं। चूंकि इमारत का ज्यादा हिस्सा भूमिगत है, इसलिए हमें यकीन है कि विरासत में कम से कम 6 परतें हैं। हमने पहले 2 को पहले ही साफ कर दिया है, इसलिए आप तीसरी से शुरू करेंगे। ओह, आप शायद ये जानना चाहें कि हर मंजिल में एक अलग आयाम होता है, इसलिए हर बार वातावरण बदलता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 137। अंदर। राक्षसी तलवार का जन्म सी 137। अंदर। एड्स बाय पब फ्यूचर। निगेल ने कप्तान से एक प्रश्न पूछा। कप्तान, आपका क्या मतलब है? प्रेस्टन ने जवाब देने से पहले अपने माथे से कुछ बाल हटा लिए। पहली परत पर आयाम एक बर्फीला मैदान था जिसमें रैंक 3 स्नो बियर रहते थे। दूसरी परत पर हम स्टील सेंटीपीड के खिलाफ एक भूमिगत क्षेत्र में थे। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि अन्य सभी परतों में एक अलग वातावरण होगा। एक बात जो आप जानना चाहेंगे वह यह है कि वे असली जादुई जानवर हैं और विरासत की जमीन की कोई रचना नहीं है। उन्होंने वास्तव में वास्तविक वातावरण बनाया और उन्हें प्रत्येक स्थान के अनुरूप जादुई जानवरों से भर दिया। मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ स्थापित करने के लिए कितनी तैयारी की आवश्यकता होगी। नूह ने शाही विरासत से आश्चर्यचकित होकर सोचा। निगेल ने पुनः कहा, तो हमें इसे पारित करने के लिए बस फर्श खाली करने की जरूरत है। प्रेस्टन ने सिर हिलाया। हमने यही तरीका अपनाया और यह ठीक काम कर गया। नमूनों की संख्या, पहली परत पर 100 और दूसरी परत पर 200। हालांकि उनकी रैंक लगभग एक जैसी थी। क्या हमारे पास प्रत्येक मंजिल के लिए कोई समय सीमा है? प्रेस्टन ने खुदी हुई ईंटों की ओर इशारा किया। हमने उन शिलालेखों को समझ लिया है। पहली मंजिल पर समय सीमा 1 सप्ताह की थी और दूसरी मंजिल पर 2 सप्ताह की। तीसरी मंजिल पर यह 3 सप्ताह की होगी और इसी तरह आगे भी, कम से कम उन मंजिलों के लिए जो हम देख सकते हैं। निगेल प्रेस्टन की ओर मुड़ा। और भी कुछ बताने लायक है? प्रेस्टन ने सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर सोचा। हाँ, अगली परत के लिए मार्ग केवल आयाम साफ करने के बाद ही दिखाई देगा, जबकि पिछली मंजिल का मार्ग हमेशा खुला रहेगा। आपको पीछे हटने का मौका न मिलने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मेरा मानना है कि विरासत की जमीन के बारे में हम यही सब जानते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। निगेल ने तुरंत ही बोलना शुरू कर दिया। हमें रात में आराम करने के लिए 4 अलग अलग टेंट, मिशन के लिए भोजन और इनाम के लिए खाली भंडारण उपकरण चाहिए।
क्या सैनिकों के कुछ कवच उधार लेने का कोई मौका है? प्रेस्टन ने अपना सिर हिलाया। वे एल्बास राजवंश के आदेशानुसार उत्कीर्ण हैं, विरासत की जमीन उन्हें सीधे तौर पर अस्वीकार कर देगी। निगेल ने सिर हिलाया। तो फिर यही होगा। अगर आप आज सब कुछ निपटाने में कामयाब हो गए, तो हम कल सुबह सीधे प्रवेश करेंगे। प्रेस्टन ने एक सैनिक को बुलाया और मांगी गई वस्तुएं इकट्ठा करने का आदेश दिया। 4 टेंट तैयार किए गए और छात्र उनके अंदर शांतिपूर्वक आराम कर रहे थे। नूह ने अपना सामान्य प्रशिक्षण किया, लेकिन कम तीव्रता के साथ वह टॉवर में प्रवेश करते समय थका हुआ नहीं था। दिन बिना किसी घटना के बीत गया और चारों छात्र भोर में गड्ढे के सामने एकत्र हुए। एक सैनिक ने उनमें से प्रत्येक को 1 वर्ष की यात्रा के लिए पर्याप्त भोजन तथा एक काला अंतरिक्ष वलय दिया था। जब नूह ने रिंग की चौड़ाई का निरीक्षण किया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यहाँ 100 क्यूबिक मीटर से ज्यादा जगह है, और उन्होंने हमें उनमें से 4 दे दिए। मैंने उनकी संपत्ति का गलत अनुमान लगाया, शायद मुझे विरासत में ज्यादा हिस्सा लेने के लिए मोलभाव करना चाहिए था। क्या सभी तैयार हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रेस्टन उनके पीछे आ गया। हाँ, आप नेतृत्व कर सकते हैं, कप्तान, निगेल ने उत्तर दिया और प्रेस्टन ने गड्ढे में नीचे खड़े सैनिकों को इशारा किया। उन्होंने रेतीली दीवारों पर लकड़ी की सीढ़ियां बनाई और 4 युवकों का समूह खुदाई स्थल में उतर गया। एक सैनिक उन्हें टावर के सामने वाले क्षेत्र में ले गया, जहां इमारत के दोनों ओर और सीढ़ियां थीं, और उसने उनकी ओर इशारा किया। आपको टावर के शीर्ष पर चढ़ना होगा, जहां फर्श पर 4 रून अंकित हैं। बस एक एक पर खड़े हो जाए और आप पहली परत में प्रवेश कर जाएंगे। वे तेजी से उन पर चढ़ते गए और अंततः उस संरचना के शीर्ष पर पहुंच गए जहां उन्होंने डिजाइन किए गए रून देखे। निगेल ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ उठाया। जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, हम सीधे उस मार्ग की ओर दौड़ेंगे जो निचली परत की ओर जाता है। तीसरे स्तर को पुनर्गठित करने के लिए हम मार्ग पर पहुंचकर रुकेंगे। सभी ने सिर हिलाया और एक एक रन पर पैर रख दिया। टेलीपोर्टेशन के दबाव ने उनकी चेतना के सागर पर दबाव डाला और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे बर्फ से ढके एक मैदान में थे। प्रेस्टन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वे एक निश्चित क्षेत्र की ओर भागे। यह सन की थंडर विरासत भूमि जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से अधिक यथार्थवादी है। नूह ने अपने मन में नोट किया। दूसरा अलग आयाम जो उन्होंने देखा वह बंजर था और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। हालांकि शाही विरासत दुनिया का एक हिस्सा मात्र लगती थी, उस पर पर्यावरण में शिलालेखों या रूनों का कोई प्रभाव नहीं था। मुझे यह मत बताए कि उन्होंने वास्तव में इस आयाम में बाहरी दुनिया के एक हिस्से को स्थानांतरित किया है। खैर, मुझे वास्तव में नहीं पता कि कौन सी प्रक्रिया कठिन है। आसमान साफ था, लेकिन दूरी में वह निस्संदेह परिदृश्य की सीमाएं देख सकता था। 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरे हुए एक धुंधली गोलाकार दीवार थी जो बर्फीले मैदान को सीमांकित कर रही थी। ये टावर की अंदर से देखी गई दीवार होनी चाहिए। छात्र लगभग 1 घंटे तक उजाड़ मैदान में दौड़ते रहे जब तक कि वे एक चमकती हुई सीढ़ी तक नहीं पहुंच गए जो भूमिगत मार्ग की ओर जाती थी। वे जल्दी से नीचे गए और 10 मिनट में वे एक बिल्कुल अलग क्षेत्र में पहुंच गए। ये स्पष्ट रूप से भूमिगत और अंधेरा था, लेकिन छात्रों को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि वे सीढ़ियों से नीचे उतरे थे और नए क्षेत्र की जमीन से बाहर आ गए थे। आश्चर्यजनक है, मुझे उतरते समय और चढ़ते समय कोई अंतर महसूस ही नहीं हुआ। वे कुछ क्षण के लिए ही रुके और फिर अपना मार्च पुनः शुरू कर दिया। दूसरी परत पिछली परत से अधिक विशाल लग रही थी, लेकिन चूंकि वे भूमिगत थे इसलिए वे यह नहीं देख सके कि टावर की दीवार कहाँ है। लगभग 2 घंटे में वे तीसरी परत के मार्ग पर पहुंच गए। उस समय यह एक बड़ा नीला शिलालेख वाला दरवाजा था, जिसकी सतह पर फिर से वही 4 रून अंकित थे जो उन्होंने मीनार के शीर्ष पर देखे थे। निगेल अपने 3 साथियों की ओर मुड़कर बोला, चलो अगली मंजिल पर जाने से पहले थोड़ा आराम कर लें, हो सकता है कि दरवाजा पार करते ही हमें कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। सभी लोग सहमत हो गए और चरम स्थिति में लौटने के लिए ध्यान करने लगे। 10 मिनट बाद वे सभी रनर्स के सामने खड़े थे, तैयार। निगेल ने दूसरों की ओर देखा। जाना। उन चारों ने एक ही समय में रून को छुआ। टेलीपोर्टेशन में कोई समस्या नहीं थी, विरासत का आधार उन्हें एल्बास परिवार से नहीं जोड़ता था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे नदियों से भरे हरे भरे मैदान में थे और सीधी पुतलियां लिए 300 से अधिक जोड़ी आंखें उनकी ओर टिकी हुई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 138। तीसरी परत। राक्षसी तलवार का जन्म सी 138। तीसरी परत। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह ने तुरंत उन आंखों के मालिकों को पहचान लिया। नदी मगरमच्छ। वह चिल्लाया, अपने मन में उनकी विशेषताओं की समीक्षा करते हुए। उनके पास एक मजबूत काटने की शक्ति और एक शल्कदार शरीर है जो एक अच्छा बचाव प्रदान करता है। वे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए ताजे पानी का उपयोग कर सकते हैं।
इस वातावरण में और उनकी संख्या के साथ हम पूरी तरह से नुकसान में हैं। उनके सामने 300 से अधिक जानवर थे, सभी तीसरी पंक्ति में थे। उनका शरीर 4 मीटर लंबा और 1.5 मीटर ऊंचा था। मगरमच्छों ने उन पर हमला करने में कोई संकोच नहीं किया, वे नदियों में तैरकर उनके स्थान की ओर बढ़े। निगेल की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी और वह चिल्लाकर आदेश देने लगा, चलो एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। हम पहली लहर को एक साथ पकड़ते हैं और फिर 2 समूहों के बीच बारी बारी से चलते हैं। पहले वेंस और जून और फिर मैं और एरोल। उन्हें एक ही वार में खत्म करने की कोशिश करो। चारों छात्र अपने हथियार लेकर पंक्तिबद्ध हो गए। नूह ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को उजागर करने और इको को मुक्त करने में कोई संकोच नहीं किया। वे केवल तीसरे दर्जे के जादुई जानवर थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें कम आंकना संभव नहीं था। जानवरों की पहली लहर आ गई। मगरमच्छ नदियों से कूद पड़े और अपने मुंह खोलकर छात्रों पर हमला कर दिया। नूह ने हवा के वारों की एक श्रृंखला शुरू की, जो हवा में कई गुना बढ़ गई और जीवों के मुंह के बीच में जा गिरी, जिससे वे लगभग 2 टुकड़ों में अलग हो गए। जून ने अपने भाले से ऐसा प्रहार किया कि उसकी नोक से ऐसे भयंकर वार हुए कि उसके सामने 10 मीटर के क्षेत्र में मौजूद किसी भी जानवर के शरीर में खून के छेद हो गए। एरोल ने एक विशाल काली गदा घुमाई, जिससे उसके सामने शक्तिशाली आघात तरंगें उत्पन्न हुई, जिससे उसके हथियार से उत्पन्न कंपन के कारण मगरमच्छों के प्रत्येक छिद्र से खून बहने लगा। नाइजेल ने अपनी तलवार को अपनी पीठ के पीछे बाएं हाथ से घुसाया। उसके हथियार ने हवा में तीखी पानी जैसी रेखाएं बना दी, जो उनसे होकर गुजरने वाली हर चीज को काट रही थी। उस स्थिति में अकादमी के 4 छात्रों की अपनी रैंक 4 मार्शल आर्ट की शक्ति पूरी तरह प्रदर्शित हुई। युवकों के हमले की सीमा में आते ही दर्जनों मगरमच्छ मर गए। तराजू, खून और बेजान शरीर लगातार जमीन पर गिर रहे थे, जिससे मैदान और नदियों का पानी दूषित हो रहा था। हालांकि जादुई जानवरों का हमला अंतहीन लग रहा था। अधिकाधिक जानवर नदियों से कूदकर उन 4 लोगों के समूह पर टूट पड़े। नूह ने इको को नियंत्रित करके उन हमलों को रोक दिया जो उनकी संरचना के रक्षाहीन स्थानों पर होने वाले थे, साथ ही उन जानवरों को भी खत्म कर दिया जो संघर्ष में बच गए थे और ठीक होने के लिए नदी तक पहुंचना चाहते थे। कुछ मिनट बीत गए और नूह और उसका समूह धीरे धीरे अपनी स्थिति खोता जा रहा था। कुछ समय बाद निगेल ने एक और आदेश दिया, मंत्र। नूह और जून अग्रिम पंक्ति में कूद पड़े। जून के भाले से हल्की चिंगारियां निकली, जिससे उसके हमलों की सीमा बढ़ गई, जबकि नोआ ने अपनी मार्शल आर्ट के प्रथम रूप को सक्रिय कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मगरमच्छों के झुंड को कुछ देर के लिए पीछे धकेल दिया गया, जिससे एरोल और निगेल को कुछ कदम पीछे हटने और अपने मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल गया। नाइजेल की तलवार की नोक नीली रोशनी से चमक रही थी और वह उसे बार बार खाली हवा में घुमा रहा था। हालांकि उसके हथियार के ऊपरी सिरे से दर्जनों पानी की गोलियां निकली और मगरमच्छों की खोपड़ियों के बीचों बीच जा लगी। एरोल ने अपनी गदा लहराई, जिससे एक ज्वलंत फीनिक्स पक्षी निकला, जिसने जानवरों के समूह के सबसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर बड़े बड़े आग के गोले दागे। जानवरों का हमला अंततः धीमा हो गया। परिवर्तन। निगेल ने पुनः चिल्लाया और जून तथा नोआ ने उनकी तकनीकों को बाधित कर दिया तथा पीछे की ओर चले गए, जिससे एरोल तथा निगेल को जानवरों के आक्रमण का शारीरिक रूप से सामना करना पड़ा। जून ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके भाले से उसके पूरे शरीर में नारंगी चिंगारियां निकलने लगी। फिर उसने उन्हें फिर से खोला और भीड़ भरे क्षेत्र की ओर बलपूर्वक झपटा। उसके भाले से एक वज्र निकला, जिससे जो कुछ भी उसके पास से गुजरा वह राख में बदल गया। नूह ने अपने आप को केवल दूरी से वार करने तक सीमित कर लिया था, जो उसकी मार्शल आर्ट की विशेषताओं के कारण मध्य हवा में ही कई गुना बढ़ जाता था। हर बार जब वह चलता था तो उसकी आकृति से 6 पवन शिलाएं निकलती थी। उसके धड़ पर 4 अतिरिक्त भुजाओं की धुंधली छवि थी। इस बीच इको घायल शिकार की तलाश जारी रखता था या अग्रिम पंक्ति में छात्रों की मदद करता था। कभी कभी एक काला धुआंधार धागा उसके शरीर को नूह के शरीर से जोड़ता था। परिवर्तन। निगेल ने फिर चिल्लाया और उन्होंने अपनी भूमिकाएं बदल ली। जून और नोआ अग्रिम पंक्ति में वापस आ गए। यह एक सरल युद्ध संरचना थी, जिसे नाइजेल ने समूह के छात्रों की क्षमताओं के बारे में जानने के बाद तैयार किया था। चूंकि वह क्षण जब साधक शक्तिशाली मंत्र का जाप करता है, वह आमतौर पर उसका सबसे उजागर क्षण होता है, इसलिए उसने निर्णय लिया कि उन्हें आगे और पीछे की स्थिति के बीच बारी बारी से काम करना होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस रणनीति के प्रभाव से नूह भी आश्चर्यचकित रह गया। खैर, यह तभी संभव है जब हम सभी नजदीकी मुकाबले में उच्च दक्षता रखते हैं और इको किसी भी कमजोर बिंदु को कवर कर लेता है। नूह ने सोचा। जानवर इतने कम हो गए थे कि उसके पास युद्ध का विश्लेषण करने का समय था। आगे बढ़ो। जब शेष मगरमच्छों की संख्या 50 से कम रह गई तो निगेल ने उन्हें खत्म करने का आदेश दिया। 15 मिनट से भी कम समय में शाही विरासत की तीसरी परत से अकादमी के समूह को छोड़कर शेष सभी जीवन का नामोनिशान मिट गया। लड़ाई खत्म होते ही चारों युवक जमीन पर बैठ गए। उन्हें लड़ाई से उबरने की जरूरत थी।
यद्यपि लड़ाई 1 घंटे से भी कम समय तक चली, फिर भी उन्हें जादुई जानवरों की भीड़ को पीछे हटाने के लिए लगातार अपनी रैंक 4 मार्शल आर्ट का उपयोग करना पड़ा और उन्होंने कुछ अंतरालों पर अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों का भी उपयोग किया। वैंस, ये कठपुतली क्या है? यह अत्यंत उपयोगी है और इसमें मानसिक ऊर्जा का व्यय अधिक नहीं लगता। एरोल ने इको की ओर इशारा किया जो ध्यान करते समय चुपचाप नूह की रखवाली कर रही थी। यह एक जादू है, नूह ने शांति से उत्तर दिया। तभी दूर स्थित गोलाकार दीवार पर कुछ शिलालेख चमक उठे। उनकी रोशनी हरे मैदान के बीच में एकत्रित हुई और कुछ मिनट तक चमकती रही, फिर फीकी पड़ गई। उस स्थान पर ओब्सिडियन क्रेडिट और उत्कीर्ण वस्तुओं से बना एक पर्वत दिखाई दिया। निगेल मुस्कुराया और अन्य छात्रों की ओर मुड़ा। पुरस्कारों का निरीक्षण कौन करना चाहता है? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 139 अपराध। राक्षसी तलवार का जन्म सी 139 अपराध। एड्स बाय पब फ्यूचर। चारों छात्र सामान के पहाड़ के पास पहुंचे। जब उन्होंने जमीन पर ढेर सारा धन देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। एरोल सबसे पहले बोलने वाले थे। केवल इन ओब्सिडियन क्रेडिट का मूल्य ही 10 लाख से अधिक है और इनमें 1000 से अधिक उत्कीर्ण वस्तुएं हैं। उसकी आंखों में लालच था और वह पुरस्कारों को घूरता रहा। ये केवल एक परत के लिए इनाम है और यह बहुत बड़ी रकम है। क्या ये केवल 300 रैंक 3 जादुई जानवरों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? नूह ने अपनी नजरें वस्तुओं पर टिकाए रखते हुए सोचा। क्रेडिट में उनके मूल्य को छोड़कर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसमें उसे वास्तव में रुचि थी। दूसरी ओर एरोल एक बड़ी धातु की गदा के पास पहुंचा जिसके शरीर पर कई रून बने हुए थे। उसने उसे कुछ बार घुमाया और फिर ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया। कुछ मिनटों के बाद उसने खुशी से सिर हिलाया और अपने समूह के अन्य लोगों की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। अगर मैं इसे ले लूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? तीनों ने कंधे उचका दिए। शाही परिवार को वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं होगी कि इनमें से एक या दो वस्तुएं गायब हो जाएं। इसके अलावा वे सभी गरीब परिवेश से आए थे, इसलिए वे बेहतर उपकरणों की आवश्यकता को समझ सकते थे। एरोल ने खुशी खुशी अपना नया हथियार रख दिया और नाइजेल की ओर देखते हुए एक प्रश्न पूछा। तो फिर हम सब कुछ कैसे बांटें? निगेल ने शांत स्वर में उत्तर दिया। चलिए इसे बराबर आयाम के 4 ढेरों में विभाजित करते हैं। इस तरह अंतरिक्ष वलयों में शेष स्थान हम सभी के लिए समान होगा। हम देखेंगे कि क्या हमें अगली परतों में इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। उन्हें पूरा यकीन था कि वे और भी मंजिलें साफ कर सकेंगे। आखिरकार लड़ाई कठिन थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, वे सभी सुरक्षित थे। युवकों ने सामान को बराबर बराबर बांट लिया और सब कुछ अपने काले अंतरिक्ष वलयों में डाल दिया। जून, निगेल और नोआ ने इस प्रक्रिया में अनजाने में अपने लिए कुछ हजार क्रेडिट हड़प लिए। जब पुरस्कारों का ढेर हटाया गया तो उन्होंने देखा कि उसके नीचे एक सीढ़ी बन गई थी। हम सभी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक हम अपने चरम रूप में वापस नहीं आ जाते। जब सभी तैयार हो जाएंगे तो हम चौथी परत पर जाएंगे। अन्य 3 लोग निगेल की योजना से सहमत हो गए और मैदान में स्वतंत्र रूप से विश्राम करने लगे। आधा दिन बीत गया, तब जाकर वे सभी अगली मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़े। वे पहले से ही अपने हथियार चला रहे थे। नूह शर्टलेस था और वे धीरे धीरे सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहे थे। ऐसा ही हुआ और दिशा परिवर्तन हुआ और वे चौथी परत के भूभाग से बाहर आ गए। वातावरण सफेद कोहरे से ढका हुआ था, जिसमें हल्की बैंगनी छटा थी, जिससे छात्रों की दृष्टि का क्षेत्र हर दिशा में 10 मीटर से भी कम रह गया था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप सिर हिलाया। निगेल ने एक दिशा की ओर इशारा किया और अन्य लोग भी उसका अनुसरण करने लगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे मानसिक क्षेत्र को देख रहा है। यह अनुभूति वैसी ही है जैसी मैंने अपनी प्रकृति की परीक्षा के दौरान महसूस की थी। नूह ने सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने महसूस किया था कि जब से वे मंजिल पर पहुंचे हैं, उसकी चेतना के सागर पर नजर रखी जा रही है। हालांकि जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसके चारों ओर कोहरा और घना हो गया था और वह अपने साथियों को भूल गया था। क्या यह भ्रम है? यह असंभव है कि मैं सचमुच उनसे अलग हो गया हूं, है ना? नूह। कोहरे में से एक स्त्री की आवाज सुनाई दी और उसे सुनकर नूह की आंखें चौड़ी हो गईं। एक आकृति कोहरे के बीच से होकर उसके स्थान की ओर बढ़ी। धीरे धीरे इसकी विशेषताएं स्पष्ट होती गईं। बड़ी बड़ी बर्फीली नीली आंखें, पतली भौहें, लंबे काले बाल। यह एक ऐसा चेहरा था जो उसे पूरी तरह याद था। नूह, तुम मजबूत हो गए हो मेरे बच्चे। लिली उसके सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर दर्द था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। माँ। जैसे ही उसकी भावनाएं जागृत हुई, उसका मन धुंधला हो गया और उसने अनजाने में ही उसे उत्तर दे दिया। वह उसके करीब आ गई और बोलना जारी रखा। क्या अब तुम मुझे बचा सकते हो? क्या तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो कि मुझे ले जा सको?
अपराध बोध ने उस पर आक्रमण कर दिया। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका जैसा कि वह आमतौर पर करता था और वे उसके मन पर आक्रमण करने लगी। नहीं, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया कि यद्यपि उसकी मृत्यु को लगभग 3 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी वह उस शक्ति से बहुत दूर था जिसकी उसे उसका बदला लेने के लिए आवश्यकता थी। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया और उसके चेहरे से और भी अधिक खूनी आंसू निकलने लगे। ये कब तक पर्याप्त होगा? यदि आपने साधना छोड़ने का निर्णय लिया होता तो आपके पास मुझे ले जाने के कई अवसर थे। हम अधिक शक्ति के लिए इन सभी संघर्षों से दूर एक साधारण जीवन जी सकते थे, लेकिन आपने मुझे हवेली में छोड़ने का निर्णय लिया। क्या आप जानते हैं कि मुझे कितने दुर्व्यवहार सहने पड़े? क्या आप जानते हैं कि आपके पिता हर दिन मेरे साथ क्या करते थे? आप ये सब रोक सकते थे। नूह ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके मन में अपराध बोध बेकाबू हो गया। वह हमेशा से जानता था कि अगर वह अपना दिमाग लगाए, तो उसके पास लिली को मरने से पहले ले जाने का मौका था। विलियम की ओर से एक उपकार और भगोड़े के रूप में जीवन बिताने से काम चल जाता, लेकिन इसका अर्थ था कि उसे साधना जगत से संबंधित किसी भी महत्वाकांक्षा को त्यागना होगा। वह उसकी असली मां नहीं थी, कम से कम उसके मन में तो नहीं, लेकिन उसने उसे प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह उसके दूसरे जीवन पर गहरी छाप छोड़ने में सफल रही थी। अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ देते? वह फिर बोली और नूह की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। उन्होंने अपने निरंतर प्रशिक्षण के कारण उन विचारों को दबा लिया था, लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में वह उस स्थिति को लेकर दुविधा में थे। एक ओर वह शक्ति की तलाश में था जिसकी उसे चाह थी। दूसरी ओर वह महिला जिसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। लिली ने नूह के गाल को छुआ और उसका चेहरा ऊपर उठाया ताकि वह उसकी ओर देख सके। नूह ने देखा कि उसकी आंखों से बहते खून के बावजूद भी उसकी सुंदरता ढंग की नहीं थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अब बस शांत रहो। उसका हाथ फड़क कर पुनः नूह के गले के पास आ गया। हालांकि इससे पहले कि वह उस पर वार कर पाता, नूह ने गुस्से में उसकी बांह पकड़ ली और उसे दबा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 140 कोहरा भूत। राक्षसी तलवार का जन्म सी 140 कोहरा भूत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नूह की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि उसने अपनी मानसिक क्षमताओं पर नियंत्रण पा लिया था। क्या तुम्हें पता है कि मेरे लिए उसके अंतिम शब्द क्या थे? लिली के चेहरे पर उलझन की स्थिति पैदा हो गई और उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नूह की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत और अविचल थी। उसने कहा, मेरी परवाह मत करो। उस महिला ने मुझे विकसित होने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए किसी भी तरह का दर्द सहन किया। जब उसने उसके बारे में सोचा तो उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान उभर आई। लिली घबराकर बोली, तुम भ्रम से मुक्त कैसे हो गए? तुम्हारा मन अपराध बोध में खो गया था। नूह ने अपना सिर हिलाया। नहीं, बात बस इतनी सी है कि जब भी वह मेरी ओर देखती थी, हमेशा मुस्कुरा देती थी। उसने भ्रमित स्वर में उत्तर दिया। तो फिर तुमने अपने आप पर नियंत्रण कैसे पाया? क्योंकि तुमने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की और इससे मैं क्रोधित हो गया। उसकी बांह पकड़े हुए हाथ से काला धुआं निकल रहा था। इतना गुस्सा कि सारा अपराधबोध गायब हो गया और मैं फिर से स्पष्ट रूप से सोचने लगा। धुएं ने हाथ को घेर लिया और दृश्य बिखर गया। एक पतला हरा अंग दिखाई दिया जो हड्डियों से बना एक चाकू पकड़े हुए था। आप जानते हैं, मैं एक पागल व्यक्ति हो सकता हूं जो अपनी मां के जीवन और साधना के बीच चयन करने में असमर्थ हूं। मुझे शैतान कहे या कुछ और, मुझे परवाह नहीं है। धुएं ने लगभग तुरंत ही शाखा को निगल लिया और लिली नूह की पकड़ से छूट गई। लेकिन यदि आपने सोचा कि उसके बारे में मेरी यादों का उपयोग करना एक चतुर चाल थी, तो वास्तव में आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं समझा। उसने नूह की रक्षा करने के लिए तथा बलवान परिवार को उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल करने से रोकने के लिए खुद को मार डाला था। नूह भ्रम को ऐसा कुछ नहीं करने दे सकती थी जिसे रोकने के लिए उसने बहुत प्रयास किया था। उसके शरीर के हर हिस्से से काला धुआं निकला जो सुरक्षा कवच में बदल गया और उसे पूरी तरह से ढक लिया। दृश्य कई भागों में बिखर गया, नूह के जादू की शक्ति को सहन करने में असमर्थ। लिली की आकृति एक मानव सदृश हरे जानवर में बदल गई जिसके नुकीले कान और बड़ी नाक थी। वह पीछे हटते हुए बोला, रुको, जिन लोगों के साथ तुम आए हो वे तुम्हारे पास ही हैं, अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो उन्हें चोट पहुंचा सकते हो। नूह ने कठोर आवाज में चिल्लाकर उत्तर दिया, मुझे परवाह नहीं। राक्षसी रूप। मंत्र पूरी तरह सक्रिय हो गया और वह एक राक्षसी आकृति में बदल गया जो लगातार काला जहरीला धुआं छोड़ता रहा। जानवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नूह तुरंत उसके सामने आ गया। उसने उसका गला पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके शरीर को अपने जादू से निगलता हुआ देखने लगा। जब जानवर का कुछ भी शेष नहीं बचा तो उसने स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपने चारों ओर देखा।
वह बहुत करीब था। अगर इको और मेरी चेतना के सागर में सांस ने भ्रम का विरोध नहीं किया होता तो मैं मर सकता था। उसने जानवर को भ्रमित करने के लिए उसे झूठ बोला था। यह सच था कि वह बहुत क्रोधित थे, लेकिन यह उनके मानसिक क्षेत्र में आंतरिक दबाव के कारण ही संभव हो पाया कि वह स्पष्टता हासिल कर पाए। अब मुझे सबसे पहले इस कोहरे से छुटकारा पाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और उनकी मानसिक ऊर्जा तीव्र गति से समाप्त हो गई। इससे और अधिक धुआं उत्पन्न हुआ और उसने उसके चारों ओर के कोहरे को निगल लिया। जैसे ही कोहरा छट गया, पर्यावरण बिखर गया और चौथी परत का असली रूप सामने आ गया। यह एक चट्टानी स्थान था जहां बैंगनी रंग के क्रिस्टल बिखरे हुए थे। उन्हें फॉग गॉब्लिन होना चाहिए और वे क्रिस्टल भ्रम पैदा करने की उनकी जन्मजात क्षमता को बढ़ाते हैं। अन्यथा मेरे लिए साधारण रैंक 3 जादुई जानवरों से प्रभावित होना असंभव होता। उनके स्वरूप और उनके वातावरण को देखने के बाद नूह को अंदाजा हो गया कि वे किस प्रकार के जादुई जानवरों का सामना कर रहे थे। कोहरा भूत मानव सदृश जादुई जानवर थे। उनकी बुद्धिमत्ता बहुत अधिक थी, लगभग मानव के बराबर, और वे ज्यादातर बुद्धिमान प्राणियों को ही अपना शिकार बनाते थे। वे अपने प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित कोहरे से वातावरण को ढक देते थे, जिसका उपयोग वे अपने शिकारों को भ्रमित करने के लिए करते थे। हालांकि उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता कम थी। एक बार उनका भ्रम टूट गया तो वे रैंक 2 जानवरों से भी कमजोर हो गए। मुझे पहले दूसरों को ढूंढना चाहिए और फिर जंगली हो जाना चाहिए। उसने और भी अधिक काला धुआं छोड़ा और दृश्य को ध्यानपूर्वक बदलते हुए देखा। सबसे पहले निगेल प्रकट हुआ। वह असमंजस की स्थिति में था और एक भूत उसे गले लगाए हुए था जबकि वह रो रहा था। नूह ने इको को जानवर को मारने के लिए भेजा तथा जल्दी से उसे पीछे हटने को कहा ताकि उसके स्थान पर और अधिक धुआं न फैल जाए। आखिरकार वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर वह लापरवाह होता तो वह अपने जादू से उन्हें मार सकता था। तभी उसे जून मिली जो अपना चेहरा नीचे झुकाए घुटनों के बल बैठी थी। वह अपने निचले होंठ को इतनी जोर से काट रही थी कि खून जमीन पर बहने लगा। उसके सामने एक भूत खड़ा था जिसके हाथ में चाकू था। इको तुरंत ही अपने स्थान पर पहुंची, भूत को मार डाला और नूह के पास वापस आ गई। अंततः उसे एरोल मिल गया। उसके शरीर पर कुछ घाव थे और वह घबराकर पीछे हट रहा था। नूह ने भूत को परास्त कर दिया और उसका जादू रोक दिया। इको अपने शरीर में वापस लौट आया और उसने उनमें से प्रत्येक को उस स्थान पर ले गया जहां तीसरी परत के लिए मार्ग था। नूह के राक्षसी रूप के सामने आने के बाद उस स्थान पर कोई कोहरा नहीं था, इसलिए धीरे धीरे उनके मन में स्पष्टता आ गई। वैंस, क्या हुआ? जून ने जैसे ही अपनी नजरें केंद्रित की, पूछा। उन बैंगनी क्रिस्टलों द्वारा बढ़ाई गई क्षमताओं वाले कोहरे वाले भूत। यहीं रहो, मैं खुशी खुशी इस परत को अकेले ही साफ कर दूंगा। इससे पहले कि वह उसे उत्तर दे पाती, वह मुड़ा और कोहरे में गायब हो गया। नूह, मेरे बच्चे। नूह, मैं तुम्हारी मां हूं। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं थोड़ा और सहन कर सकता हूं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके चारों ओर लिली की कई आकृतियां दिखाई देने लगी। हालांकि इनसे जो एकमात्र प्रतिक्रिया हुई वह ये थी कि उनकी आभा की शीतलता में वृद्धि हुई। उन्होंने हर दिशा में स्वतंत्र रूप से धुआंधार हवा के वार छोड़े, जिससे भ्रम टूट गया क्योंकि आंशिक राक्षसी रूप ने कोहरे को निगल लिया। लिली के आंकड़े कई बार टूट गए, जिससे नूह की गुस्सा फूटने की जरूरत बढ़ गई। मेरी मां मर चुकी होगी, लेकिन तुम मेरे क्रोध को झेलने के लिए जीवित हो। नूह को फर्श पर मौजूद सभी जादुई जानवरों को मारने में पूरा एक दिन लग गया। जब फॉग गॉब्लिन्स ने देखा कि नूह पर उनकी जन्मजात क्षमता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो वे छिपने लगे। चूंकि उसकी दृष्टि का क्षेत्र अवरुद्ध हो गया था, इसलिए उसने अपने मंत्र से कोहरे को पूरी तरह से नष्ट करने का निर्णय लिया। मानसिक ऊर्जा की खपत को बनाए रखने के लिए उन्हें कई औषधियां पीनी पड़ी। फिर भी परीक्षण पूरा हो गया और वह पुरस्कार की प्रतीक्षा करने के लिए अपने समूह में शामिल हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 131 गांड चाटना। राक्षसी तलवार का जन्म सी 131 गांड चाटना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अकादमी में समय तेजी से बीत गया। नूह के पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए लगभग कोई समय नहीं बचा था। उन्होंने अपनी सारी रातें अपने डेंटियन और शरीर को विकसित करने में और अपने सारे दिन केसियर रूल, अपनी मार्शल आर्ट, अपने पाठ्यक्रमों और एलिमेंटल फोर्जिंग विधि को विकसित करने में बिताए। उन्होंने अपने सभी व्यायामों के लिए समय बनाने हेतु हर 2 दिन में ही सोना शुरू कर दिया था और अकादमी में उनके 9वें महीने में अंततः कुछ परिणाम सामने आए। केसियर रूल में गहन प्रशिक्षण और चेतना के सागर के अंदर श्वास से उत्पन्न दबाव के कारण उसका दिमाग अधिक मजबूत हो गया था। यिन शरीर के कारण उसके शरीर में सुधार हुआ था और अंततः वह तीसरे रैंक के मध्य स्तर में प्रवेश कर गया था। जून के साथ लगातार अभ्यास के कारण अशूरा और छाया कदम मंत्र के 3 रूपों के साथ उनकी निपुणता काफी बढ़ गई थी, हालांकि पहला रूप अभी भी उनकी सीमा थी।
उसने 3 और मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। वे सभी शिकार के कार्य थे और डैनियल के अनुयायियों ने उनमें उसके लिए कभी भी परेशानी पैदा नहीं की। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण उन्नति उनके डायनेटियन से संबंधित थी। नूह धीरे धीरे अकादमी के बाईं ओर स्थित एक इमारत की ओर चल रहा था। वह समय समय पर अपने डेंटियन का निरीक्षण करते और उसकी सामग्री को देखकर संतोष से सिर हिलाते। उस अंग में काले क्रिस्टल एकत्रित थे जो ठोस अवस्था में उनकी सफलता को प्रमाणित करते थे। मुझे 16 वर्ष का हुए केवल 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन मैं पहले ही डेंटियन की प्रथम श्रेणी के अंतिम चरण तक पहुंच चुका हूं। केवल 1 सप्ताह पहले ही उन्हें महसूस हुआ था कि वे अब और अधिक तरल श्वास एकत्र नहीं कर सकते और उन्होंने जल्दबाजी में अपनी सफलता के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। उसके पास पहले से ही सन की थंडर की विरासत से एक पृथ्वी की गोली थी। आगे बढ़ने के लिए उसे केवल अपने चरम रूप में होने की आवश्यकता थी। सफलता आसानी से मिल गई, जिसका श्रेय मुख्यतः गोली को जाता है, और वह सफलतापूर्वक ठोस अवस्था में प्रवेश कर गया। उन्होंने अगले सप्ताह डेंटियन में संग्रहित ठोस श्वास की मात्रा बढ़ाने के लिए साधना की और फिर उन्होंने अपने विकल्पों पर विचार किया। अकादमी के अंदर कुछ उपयोगी सुविधाएं थीं जो एक साधक द्वारा डेंटियन के रैंक एक ठोस चरण में प्रवेश करने के बाद सुलभ थीं, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए योग्यता अंक या क्रेडिट की भी आवश्यकता थी। उस भिखारी के कारण मेरे पास केवल 2400 क्रेडिट शेष बचे हैं, लेकिन मेरे योग्यता अंक 140 हैं। वे सल्फर डोमेन के अंदर 2 घंटे के लिए पर्याप्त हैं। वह जिस भिखारी की बात कर रहा था, वह निश्चित रूप से आयवा था जो पूरे समय उसके आवास में रहा था। वह ज्यादा परेशान करने वाला नहीं था क्योंकि वह अपना ज्यादातर समय सोने में या एलिमेंटल फोजिंग विधि के पिछले चिकित्सकों की विरासत के बारे में नूह के संदेहों को दूर करने में बिताता था, लेकिन उसकी शराब की कीमत नूह पर भारी पड़ने लगी थी। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है ताकि मैं ज्यादा मुनाफे वाले मिशनों तक पहुंच सकूं। अपने स्तर के साथ, मैं सिर्फ उन्हीं मिशनों को पूरा कर सकता हूं जिनमें इनाम के तौर पर सिर्फ मेरिट पॉइंट मिलते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। सल्फर क्षेत्र का ठीक यही उपयोग था। यह एक बंद क्षेत्र था, जहां एक नीली लौ लगातार जलती रहती थी और इसके पास के वातावरण को सहने से मानसिक क्षेत्र के विस्तार की गति बढ़ जाती थी। नूह वहां प्रशिक्षण लेना चाहता था, न केवल अपनी चेतना के सागर को सुधारने के लिए, बल्कि अपने मानसिक क्षेत्र में श्वास के कारण होने वाले लगातार सिरदर्द से कुछ राहत पाने के लिए भी। उसने अपने मन में संग्रहित श्वास की मात्रा कभी नहीं बढ़ाई थी और उसकी चेतना के सागर में सुधार के कारण दर्द वास्तव में कम हो गया था। हालांकि वह फोजिंग विधि के साथ प्रयोग करने के लिए अपने प्रशिक्षण को और भी तेज करना चाहते थे। उन्होंने पिछले पीरियड में ही इस सिद्धांत का अध्ययन किया था। फिर भी सल्फर डोमेन में प्रवेश करने के लिए उसे कम से कम प्रथम रैंक के ठोस चरण में होना आवश्यक था, इसलिए उसे उस स्तर तक पहुंचने तक धैर्यपूर्वक प्रशिक्षण लेना पड़ा। नूह ने पहले ही इस डोमेन में 1 घंटे के लिए पंजीकरण करा लिया था, तथा इस प्रक्रिया में उसने 60 मेरिट अंक खर्च कर दिए थे। अब उनके पास केवल 80 योग्यता अंक बचे थे और वे उस योग्यता के प्रभाव को परखने के लिए काफी उत्सुक थे। नूह एक गोलाकार 1 मंजिला ऊंची इमारत के सामने पहुंचा। इसमें एक बड़ा प्रतीक था जिस पर नीली लौ अंकित थी। नूह को इस बात की पुष्टि हो गई कि वह अपने गंतव्य तक पहुंच गया है। उन्होंने अपना अकादमी टोकन निकाला और प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, तभी 3 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। मुझे खेद है, लेकिन आज सल्फर डोमेन आरक्षित है। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, तो आप कुछ प्रोफेसरों से बात कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपके योग्यता अंक वापस कर दिए जाएंगे। लगातार सिरदर्द के कारण नूह अंतिम पीरियड में काफी चिड़चिड़ा था, इसलिए उसने बिना एक पल भी संकोच किए अपनी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। इसे किसने आरक्षित किया? एक अन्य युवक उसके पास आया और गर्व भरे भाव से बोलने से पहले अपने हाथ से पर्याप्त इशारा किया। लॉर्ड डैनियल, बेशक, वह डोमेन में अकेले रहना पसंद करते हैं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वह वहां पर बिना किसी परेशानी के रहें। वह आदमी फिर से। नूह ने तीनों छात्रों को देखा और पाया कि उनके कपड़े कितने साफ और महंगे लग रहे थे। फिर उसने अपनी नजर प्रवेश द्वार की ओर घुमाई। वहां सुनहरे कवच पहने एक गार्ड था जो अपने गश्ती क्षेत्र में हो रही घटनाओं के प्रति उदासीनता का दिखावा कर रहा था। ये तीनों बड़े कुलीन परिवारों से होंगे और संभवतः उन्होंने ही उस गार्ड को रिश्वत दी होगी। उसने निराशा में अपना सिर हिलाया और फिर अपनी नजर पास खड़े छात्र पर टिका दी। मुझे परवाह नहीं है। मेरे पास तुम्हारी गांड चाटने की रस्मों के लिए समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। मैंने 1 घंटे के लिए पंजीकरण कराया है और मैं अपना घंटा पूरा करूंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि मैं उस इमारत में प्रवेश करने के लिए किस पर कदम रखूंगा। अगर तुम अभी हट गए तो यह इलाका हो सकता है, या अगर तुम मेरा रास्ता रोकते रहे तो तुम्हारी पीटे हुए शरीर हो सकते हैं। नूह के उपहास से तीनों छात्र क्रोधित हो गए और ऊंची आवाज में उसे डांटने लगे। एक साधारण जूनियर की हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। उसका वाक्य बीच में ही रुक गया क्योंकि नूह की मुट्ठी उसके चेहरे से टकरा गई थी। नूह समझ गया कि उसके शब्दों का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए उसने हमला करने में संकोच नहीं किया।
एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 132। नीली लॉ। राक्षसी तलवार का जन्म सी 132। नीला लॉ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अप्रत्याशित हमले के कारण छात्र को वापस भेज दिया गया। अन्य दो नूह पर कूदने वाले थे, लेकिन उसने छाया कदम मंत्र को सक्रिय कर दिया और तुरंत पहले युवक के सामने प्रकट हो गया। उन्होंने आक्रमण के दौरान अपनी कृपाणें निकाली तथा अपने हथियार के बिना धार वाले भाग से 2 तीव्र प्रहार किए। बीच रास्ते में वार कई गुना बढ़ गए और 6 अलग अलग वार हुए, जिनसे अभी भी स्तब्ध छात्र के जोड़ों पर चोट लगी। कोहनियों पर 2 वार, कंधों पर 2 वार तथा घुटनों पर 2 वार। जब वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिरा तो उसके शरीर से चटचटाहट की आवाजें आने लगी। रैंक 4 मार्शल आर्ट की ताकत, ठोस मंच और आश्चर्यजनक प्रभाव ने कुछ ही क्षणों में नूह के वरिष्ठों में से एक को हानिरहित बना दिया, और वह भी प्रथम रूप को सक्रिय किए बिना। अन्य 2 छात्र उसकी पीठ पर सवार होकर आए और अपने हथियारों से उन पर कई हमले किए। प्रतिध्वनि। नूह के ऊपरी कपड़े फट गए और उसका रक्त साथ ही आने वाले हमले को रोकने के लिए बाहर आ गया। इसका आकार विशेष रूप से सजीव था और इसने युवकों के प्रहारों को सफलतापूर्वक सहन किया। इसका शरीर टूट गया, लेकिन जैसे ही हथियार इसमें धंस गए, ये पुनः निर्मित हो गया तथा ब्लेडों की गति अवरुद्ध हो गई। नूह ने यह मौका नहीं गंवाया और तुरंत ही नजदीक खड़े छात्र पर हमला कर दिया। दूसरे ने मंत्र तैयार करने के लिए हथियार पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन इको ने एक जोरदार हमला किया, जिससे वह कुछ देर के लिए भ्रमित हो गया। नूह को उस युवक को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब उसके पास केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी बचा था। नूह उसके पास आया और इको चुपचाप उसके कंधों पर बैठ गई। तुम इससे बच नहीं पाओगे। लियोनेल, तुमने कुछ क्यों नहीं किया? छात्र ने प्रवेश द्वार पर खड़े गार्ड की ओर देखते हुए चिल्लाया। गार्ड ने जवाब देने से पहले अपने कंधे उचका दिए। अकादमी में छोटी मोटी लड़ाइयों की अनुमति है। किसी को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है, इसलिए स्थिति को संभालना आप छात्रों पर निर्भर है। नूह ने यह देखकर अपना सिर हिलाया कि युवक ने गार्ड की मदद मांगी थी। आप महानुभाव इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? अपनी सारी संपत्ति के साथ क्या यही आपका सर्वश्रेष्ठ है? छात्र उसके शब्दों से क्रोधित हो गया और उसने पुनः जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसका हथियार अभी भी इको के शरीर में फंसा हुआ था। इससे पहले कि वह अपनी तैयारी पूरी करता, नूह ने उसकी कमर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने आह भरी और उसे डांटा, ताकि वह उस तनाव को थोड़ा बाहर निकाल सके जो उसने पिछले महीनों में एलिमेंटल फोर्जिंग विधि के दुष्प्रभावों के कारण जमा कर लिया था। मुझे विश्वास है कि आपके महल में बैठे आपके महंगे युद्ध शिक्षक को यह जानकर शर्म आएगी कि आपने इतनी कम दूरी से जादू चलाने की कोशिश की थी। इसके बाद उसने अपना सिर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। नूह ने अपनी तलवारें अंतरिक्ष वलय में वापस रख ली, साथ ही इको को भी अपने शरीर में रख लिया, तथा अपने नग्न ऊपरी शरीर को ढकने के लिए एक साधारण लबादा पहन लिया। फिर वह गोलाकार इमारत की ओर मुड़ा और उसमें प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा। यह एक अच्छी लड़ाई थी। आपकी उम्र में इस तरह के युद्ध का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही लियोनेल ने उससे बात की। नूह ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि आप सल्फर डोमेन को सुरक्षित करने के लिए एक गार्ड को रिश्वत दे सकते हैं। यदि आप मुझे अपनी कीमत बताते हैं तो मैं आपकी सेवाओं का उपयोग करने के बारे में सोच सकता हूं। सिपाही अजीब तरह से मुस्कुराया और अपने सिर के एक तरफ खुजलाया। मुझे बहुत ज्यादा दोष मत दो, मैं सिर्फ रईसों द्वारा शासित दुनिया में अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहा हूं। दुख की बात है कि उत्तरा महाद्वीप में शांति है, इसलिए हम शाही सेना में अच्छा वेतन नहीं कमा पाते हैं। नूह ने उसे आश्वस्त किया, कोई चिंता नहीं, वैसे भी वे वास्तव में कोई खतरा नहीं है। जमीन पर बेहोश पड़े छात्रों को देखकर लियोनेल थोड़ा हंसा। क्या आप रॉयल आर्मी के लिए आवेदन करेंगे? मेरा मानना है कि आप कुछ ही वर्षों में कैप्टन बन सकते हैं। नूह ने कंधे उचका दिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और अपना टोकन प्रवेश द्वार पर रख दिया। दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से जलती हुई हवा बाहर आई। इसके बारे में सोचो, एल्बास शहर में हमारी स्थिति वास्तव में बहुत विशेषाधिकार प्राप्त है। नूह ने उसकी ओर सिर हिलाया और इमारत में प्रवेश किया। दरवाजा धीरे से उसके पीछे बंद हो गया। उसने स्वयं को एक लंबे और प्रकाशित गलियारे में पाया। गलियारे के अंत से एक नीला प्रभा मंडल फैल रहा था। हवा इतनी गर्म थी कि नूह को तापमान का प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर में सांस प्रसारित करनी पड़ी। गलियारे के अंत में एक बड़ा गोलाकार कमरा था, जिसके मध्य में एक नीली लौ टिमटिमा रही थी। कमरे में कोई फर्श नहीं था, केवल रेतीला मैदान था। रेत के कण पीले थे, लेकिन उनके रंग में नीलापन था। कितना अजीब माहौल है। इस गर्मी का मेरी चेतना के सागर पर कुछ असर हो रहा है। जैसे ही नूह ज्वाला के निकट पहुंचता, वो महसूस करता कि उसका मानसिक क्षेत्र ढीला पड़ रहा है,
तथा एक और श्वास के आंतरिक दबाव के कारण उसकी विस्तार गति बढ़ रही है। मैं समझता हूं, लॉ का मेरे मानसिक क्षेत्र की लचीलापन बढ़ाने पर प्रभाव पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो यहां प्रशिक्षण लेने से मेरा क्षेत्र तेजी से बढ़ेगा। मुझे लगता है मैंने कहा था कि मैं अकेला रहना चाहता हूं। लॉ के दूसरी ओर से एक आवाज सुनाई दी। नूह ने झांककर देखा कि डैनियल रेत पर पैर मोड़कर बैठा था और उसके हाथ में एक छोटी सी चादर थी। ओह, ये तो आप हैं। उसने अपनी नजरें उठाकर नूह को देखा, वह उसकी उपस्थिति से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। नूह ने कुछ नहीं कहा और बस अपने क्षेत्र में घूमता रहा। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, उनके मानसिक क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता गया। हालांकि तापमान का विरोध करने के लिए उसे अपनी ठोस सांस का उपयोग करना पड़ा, उसका रैंक 3 शरीर उस वातावरण में पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अपनी सांस की मात्रा से यह गणना की कि उन्हें 1 घंटे तक लॉ से कितनी दूरी बनाए रखनी है और वे जमीन पर बैठ गए। नूह ने दूसरा केसियर रूल निकाला और उसे देखने लगा। उसके क्षेत्र के अंदर से दबाव ने चेतना के ढीले सागर को तीव्र गति से बड़ा कर दिया। ये गति अद्भुत है। मुझे हमेशा इस इमारत का उपयोग करने के लिए अपने योग्यता अंक खर्च करने चाहिए। हालांकि डैनियल ने फिर से बात की, क्या मैं सचमुच आपके ध्यान के योग्य नहीं हूं? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 133 गोपनीय। राक्षसी तलवार का जन्म सी 133 गोपनीय। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह ने केसियर रूल से अपनी नजरें हटाए बिना ही कहा, ऐसा नहीं है, मेरे पास अन्य लोगों के लिए समय नहीं है। उसका मानसिक दायरा अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा था। नूह सल्फक क्षेत्र में अपना समय सामाजिकता पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। मरे, नॉर्मन और स्कॉट के बारे में क्या? दानिएल ने पूछा, लेकिन उन नामों का नूह के लिए कोई मतलब नहीं था। मैं नहीं जानता कि वे कौन हैं। प्रवेश द्वार के सामने 3 वरिष्ठ लोग। नूह ने अपने कंधे उचकाए। ओह, वे, उन्होंने मुझे जाने दिया। नूह के शब्द सुनकर दानिएल की एक भौं ऊपर उठ गई। वे बस मुझे खुश करना चाहते हैं। जब तक मैं न कहूं, वे किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। नूह ने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। उत्तर देते समय उसकी निगाह हमेशा रून पर ही थी। तो आप जानते हैं कि आपके अनुयायी मूर्ख हैं। डैनियल धीरे से हंसा। मूर्ख? शायद। नासमझ? बिल्कुल नहीं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सबसे मजबूत व्यक्ति या सबसे अच्छे भविष्य की संभावनाओं वाले व्यक्ति के साथ रहता है। शायद आपको पता न हो, लेकिन मैं प्रकाश तत्व का एकमात्र साधक हूं जो दशकों में देखा गया है। नूह ने फिर अपने कंधे उचकाए। क्या ये कोई आश्चर्यजनक बात है? दुर्लभ तत्व होने से आपके लिए उपलब्ध तकनीकों की संख्या कम ही होगी। डैनियल लगातार हंसता रहा। यदि आपके पास पर्याप्त धन है तो यह कोई समस्या नहीं है। मेरे पास अन्य साधकों के समान ही तकनीकें हो सकती हैं, लेकिन मेरे तत्व के कारण मेरी क्षमता अधिक होगी। तुम सचमुच बहुत डींग मारते हो। नूह के कथन से दानिएल क्षण भर के लिए चुप हो गया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी और बीच बीच में केवल नीली लौ की टिमटिमाहट सुनाई दे रही थी। डैनियल ने फिर बोलना शुरू किया। क्या तुम समझते हो कि मैं भविष्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाऊंगा? नूह ने स्पष्ट उत्तर दिया। दुनिया में बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं, क्या मुझे उन सभी की परवाह करनी चाहिए? हाँ, यदि आप शक्तिशाली हैं और आपके पास सही मात्रा में संपर्क और मानव शक्ति है, तो आप इस दुनिया में अजेय हैं। नूह का मन थोड़ा डगमगा गया। उसने अभी भी अपनी नजरें रून पर गड़ाए रखीं, लेकिन उसने डैनियल के शब्दों पर भी ध्यान दिया। शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाया गया समूह निश्चित रूप से एक अकेले व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि क्या होगा अगर कोई इतना शक्तिशाली हो कि संख्या उसे डगमगाने न पाए? उस समय समूह में रहना आपको केवल धीमा ही करेगा। सुनो, अगर तुम सचमुच बातचीत जारी रखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम कुछ योग्यता अंक निकाल लो ताकि मैं इस इमारत में और अधिक समय तक रह सकूं। ये शब्द सुनकर डैनियल चुप हो गया। घंटा धीरे धीरे बीत गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डैनियल को इमारत से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि उसकी सांस समाप्त हो चुकी थी। वह लगभग 2 घंटे से सल्फक क्षेत्र के अंदर था। नूह ने अपना सारा समय मानसिक क्षेत्र को विस्तृत करने पर केंद्रित किया। जब उसका समय समाप्त हो गया तो उसके टोकन ने उसे चेतावनी भेज दी। अगर मैं ओवरटाइम करना चाहता हूं तो मेरे मेरिट पॉइंट खत्म हो जाएंगे। इसमें ऐसी सुविधा भी है। उसने अकादमी टोकन का निरीक्षण करते हुए सोचा। खैर, मेरी ठोस सांस लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इस वातावरण में लंबे समय तक प्रशिक्षण मेरे चेतना के सागर के लिए अंततः फायदेमंद है। मैं बस 1 सप्ताह के सामान्य प्रशिक्षण के बाद फिर से यहां आऊंगा। उसके पास अभी भी 80 योग्यता अंक थे। वह जब चाहे उस क्षेत्र के अंदर 1 और घंटा बिता सकता था। नूह इमारत से बाहर निकला और उसने देखा कि प्रवेश द्वार के सामने केवल गार्ड ही रह गया था। वे सब चले गए। डैनियल ने उनकी मदद की।
लियोनेल बोला और नूह ने उसकी ओर सिर हिलाया। इसके बाद वह अपने आवास पर लौट आए और रात्रि में पुनः खेती करने के लिए उठने से पहले आराम किया। आइवा अधिकतर समय खाली कमरे में ही खड़ा रहता था। वह अकादमी के मैदान से बाहर केवल शराब का अपना भंडार भरने के लिए ही जाता था। हालांकि उन्होंने नूह के समर्पण का सम्मान किया और कभी भी उसे परेशान नहीं किया, जब तक कि वह एलिमेंटल फोर्जिंग विधि के शोध का अध्ययन नहीं कर रहा था। उनके व्यवहार से सहवास आसान हो गया। जैसे ही सूरज निकला, नूह ने अपना ध्यान रोक दिया और पुनः आराम करने वाला था, तभी उसने प्रवेश द्वार पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनी। वह उसे खोलने गया और उसने देखा कि थेडियस उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। मैं देख रहा हूं कि आपको बेहतर आवास मिल गया है, नूह ने जल्दी से झुककर उत्तर दिया। ओह, अकादमी के छात्र बहुत अच्छे हैं। एक सीनियर ने वास्तव में इसे मुझे स्वेच्छा से दिया था जब मैंने उसे अपने एक मिशन में बचाया था। थेडियस ने घर के अंदरूनी हिस्से को देखते हुए सिर हिलाया। मुझे विश्वास है कि वह सचमुच आपके प्रति आभारी महसूस करता होगा। और मुझे बताएं, क्या यह आपके द्वारा उसके अंग तोड़ने से पहले या बाद में हुआ था? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नूह ने अपना सिर उठाया और देखा कि थेडियस अपनी सामान्य धूर्त मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। मैं परेशानी में हूं। थेडियस ने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंसने लगा। बिल्कुल नहीं, मेरी राय में तुमने सही किया। हाल ही में कुलीन परिवारों के उत्तराधिकारी कमजोर होते जा रहे थे। ऐसा लगता है कि शांति के इतने लंबे दौर ने उनके चरित्र को बहुत नरम कर दिया है। तुम्हारे यहाँ होने से वे अपने युद्ध कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसलिए यदि तुम थोड़ा और जंगलीपन दिखाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी स्वीकृति है। नूह के पास कहने को शब्द नहीं थे। क्या वह चाहता है कि मैं उनकी कमजोर युद्ध कुशलता के लिए किसी तरह का प्रशिक्षक बन जाऊं? बुरा आदमी बनकर, ताकि वे युद्ध में उपयोगी गुणों को ज्यादा महत्व दें। हालांकि उन्होंने बस अपनी आंखें घुमाई और धीमी आवाज में बात की। इससे बेहतर कोई आवाज तो होना ही चाहिए। थेडियस उसकी बातों पर फिर हंसा। उनके बीच अंतिम बातचीत के बाद सन्नाटा छा गया और नूह फिर से बोलने से खुद को रोक नहीं सका। प्रोफेसर, क्या आप यहाँ केवल मुझे ये बताने आए हैं कि आप मेरे व्यवहार पर ध्यान दे रहे हैं? थेडियस को कुछ याद आ गया और वह बोलने लगा। ठीक है। नहीं, मैं वास्तव में आपको एक प्रस्ताव देना चाहता था। मैं एक विशेष मिशन को पूरा करने के लिए युवा छात्रों की एक छोटी सी टीम बना रहा हूँ। पुरस्कार के रूप में योग्यता अंक और क्रेडिट दिए जाएंगे। मुझे लगा कि आप इसमें शामिल होना चाहेंगे। नूह की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने पहले अपनी कुछ शंकाओं के बारे में पूछा। लेकिन यहाँ क्यों आए? क्या आप बोर्ड पर मिशन नहीं लिख सकते थे? थेडियस ने पुनः बोलना शुरू करने से पहले अपनी आवाज कम कर ली। ये वास्तव में एक गोपनीय मिशन है। मैं उच्च युद्ध कौशल वाले और कुलीन परिवारों से कम जुड़ाव वाले छात्रों की तलाश में गया था। आप निश्चित रूप से इन मानदंडों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास राक्षसी तलवार का जन्म अध्याय 134। समझौता। राक्षसी तलवार का जन्म। सी 134। समझौता। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह को इसमें दिलचस्पी हुई और उसने थेडियस को अपने आवास के अंदर आने का इशारा किया। उसे क्रेडिट की जरूरत थी और वह अकादमी में जीवन की एकरसता से छुट्टी लेने के लिए उत्सुक था। थेडियस टूटे हुए बिस्तर पर बैठ गया और उसने एक छोटा सा जार निकाला जिसमें से मीठी शराब की सुगंध आ रही थी। उसने उसे 2 गिलासों में डाला और एक नूह को दे दिया। नूह ने इसे खुशी से स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वह शराब का स्वाद ले पाता, खाली कमरे का दरवाजा खुल गया, जिससे आइवा को थेडियस के हाथों में रखे जार को घूरते हुए देखा। मुझे पीच नदी की शराब देखे हुए काफी समय हो गया है। उसे देखकर थेडियस की आंखें तेज हो गईं। आइवा, मैंने सोचा था कि आपने अंततः उस पागलपन को आगे बढ़ाने में हार मान ली है जिसे आप शिलालेख विधि कहते हैं। नूह ने आह भरी और अपना गिलास आइवा की ओर बढ़ा दिया। थेडियस ने यह इशारा देखा और समझकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वह आपके गुरु हैं? क्या यही कारण है कि आपने मेरा कोर्स नहीं चुना? नूह संक्षिप्त स्पष्टीकरण देना चाहता था, लेकिन आइवा उससे भी तेज था और प्रोफेसर को जवाब दे रहा था। थेडियस, उसे मुझसे छीनने के बारे में सोचना भी मत। वह हमारी पद्धति का उत्तराधिकारी है, हमारे स्कूल के सभी चिकित्सकों में सबसे प्रतिभाशाली और सावधान है। थेडियस ने नूह की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। खुद को मारने की कोशिश मत करो। कई अन्य विधियां हैं जो आपको शिलालेख मास्टर का दर्जा दे सकती हैं। भले ही आपके पास अट्यूनमेंट विधि के लिए कोई प्रतिभा न हो, आपको उस अभ्यास के साथ अपना रास्ता मजबूर करने की जरूरत नहीं है। ओह, और आइवा, मेरे पास पहले से ही एक शिष्य है। वह रूथ के बारे में बात कर रहा था। पिछले काल में थेडियस उसका मास्टर बन गया था, और जब ऐसा हुआ तो उसके उत्साह का वर्णन करना व्यर्थ था। आइवा ने गिलास से एक घूंट लेने के बाद नाक सिकोड़ते हुए जवाब दिया। और किस काम के लिए?
सिर्फ दूसरे दर्जे का शिलालेख मास्टर बनने के लिए। हम दोनों जानते हैं कि उत्पादों की शक्ति के पैमाने पर एट्यूनमेंट विधि एलिमेंटल फोर्जिंग के बाद दूसरे नंबर पर है। थेडियस ने मुस्कुराते हुए उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर अपनी नजरें गड़ा दी। अगर हम केवल आपकी पद्धति के शिलालेखों की शक्ति पर विचार करें, तो मैं बहस नहीं कर सकता। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपकी रचनाओं की स्थिरता कम है, जबकि उस पद्धति में अभ्यास करने वालों की मृत्यु दर बहुत अधिक है। कुल मिलाकर एक स्थिर पद्धति, भले ही वह थोड़ी शक्ति खो दे, एक चरम पद्धति से कहीं बेहतर है। आखिरकार आपकी पद्धति लगभग गायब हो गई है, जबकि मेरी पद्धति हर जगह फल फूल रही है। आइवा ने फिर से नाक भान सिकोड़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। थेडियस के शब्द निर्विवाद थे। उन्होंने शिलालेखों के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का पूरी तरह से वर्णन किया। प्रोफेसर, मुझे अभी भी मिशन की विषय वस्तु जाननी है। नूह ने उनकी बातचीत में बाधा डालते हुए हस्तक्षेप किया। वह पहले से ही अपने द्वारा चुनी गई विधि के सभी नुकसानों को जानता था, इसलिए उसने थेडियस की चेतावनियों को अधिक महत्व नहीं दिया। एक सुरक्षित लेकिन घटिया विधि का उपयोग करने का क्या मतलब है? मैं कुछ अधिक शक्तिशाली प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना पसंद करूंगा। थेडियस ने अपना ध्यान पुनः नूह पर केंद्रित किया और कार्य की विषय वस्तु समझाना शुरू किया। हम अंततः पिछले शाही परिवार की विरासत वाली जमीन का पता लगाने में कामयाब हो गए। हालांकि इसमें कुछ समस्याएं हैं जो हमें इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने से रोकती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। नूह को इसमें बहुत दिलचस्पी हो गई। एक शाही परिवार की विरासत की जमीन, ये सन की थंडर की जमीन से कई गुना ज्यादा फायदेमंद होनी चाहिए। पहली समस्या यह है कि एल्बास परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इसके प्रवेश पर रोक है। यहां तक कि शाही सेना के लोग भी हमारे साथ की गई शपथ के कारण प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी समस्या यह है कि यह उत्तरा महाद्वीप की सीमाओं के बाहर स्थित है। यदि हम असावधानी से काम करेंगे, तो आसपास के देश इस पर ध्यान दे सकते हैं और इसे अपने लिए विरासत का दावा करने का प्रयास कर सकते हैं। नूह ने थेडियस को उत्तर देने से पहले कुछ देर सोचा। तो आप उन लोगों से पूछते हैं जिनका कुलीनों से कम संबंध है, क्योंकि हम विरासत में कम हिस्सा मांगेंगे। उत्तर देने से पहले थेडियस हल्का सा मुस्कुराया। यही एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि वर्तमान में मौजूद कई बड़े कुलीन परिवारों का पिछले शाही राजवंश से गहरा संबंध था। हमें डर है कि अगर उन्हें विरासत के बारे में पता चल गया तो वे एकजुट होकर क्रांति शुरू कर सकते हैं। नूह ने समझ में सिर हिलाया। पिछले शाही परिवार द्वारा छिपाई गई संपत्ति कुलीन परिवारों के बीच समझौता कराने के लिए पर्याप्त आकर्षक होनी चाहिए। आखिरकार एल्बास राजवंश का अन्य सभी कुलीनों पर केवल मामूली नियंत्रण है। उनके पास संयुक्त क्रांति को रोकने के लिए आवश्यक सभी जनशक्ति नहीं है। मेरा हिस्सा क्या है? नूह ने पूछा। थेडियस ने तुरंत उत्तर दिया। हम आपको 2 लाख क्रेडिट और शाही शहर में एक प्रतिष्ठित पद दे सकते हैं। नूह ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत कम है। हम इस देश के पिछले शासकों के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें यात्रा के दौरान अपनी पहचान छिपानी होगी। थेडियस ने सिर हिलाया। कितना? नूह ने अपनी कीमत बताने से पहले प्रोफेसर को कुछ देर तक घूर कर देखा। मैं विरासत के कुल मूल्य का 10% और मिशन के लिए उपयोगी औषधियों और गोलियों का पूरा सेट चाहता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि मुझे शाही शहर में कौन सा प्रतिष्ठित पद मिलेगा, ये चुनने की स्वतंत्रता हो और विरासत में मिली वस्तुओं पर प्राथमिकता हो, जो मेरे विकास में मदद कर सकती है। थेडियस ने अपनी आवाज ऊंची की। 10%? क्या आप जानते हैं कि एक शाही परिवार अपने शासनकाल में कितनी संपत्ति अर्जित करता है? नूह हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, लेकिन अब मुझे पता है कि 2 लाख क्रेडिट स्पष्ट रूप से मेरी सेवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। थेडियस की अभिव्यक्ति रुक गई और आइवा जोर से हंस पड़ा। तुम बूढ़े हो रहे हो मेरे दोस्त। नई पीढ़ियां तुम्हारी कल्पना से भी अधिक चालाक है। उन्हें सहमति पर पहुंचने में कुछ समय लगा। अंत में नूह कुल विरासत का 3% पाने के लिए सौदेबाजी करने में सफल रहा, जिसे वह क्रेडिट या वस्तुओं के रूप में प्राप्त कर सकता था। औषधियों और प्रतिष्ठित पद के बारे में थेडियस को ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि वह लगभग तुरंत ही उन शर्तों पर सहमत हो गया था। जब थेडियस कमरे से बाहर निकला, तो उन्होंने 1 सप्ताह बाद अकादमी के प्रवेश द्वार पर मिलने पर सहमति व्यक्त की थी, जहां नूह को वादा की गई वस्तुएं प्राप्त होंगी और मिशन के लिए अन्य छात्रों से मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि आप 5% की मांग कर सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों रोक दिया? आइवा ने ये प्रश्न तब पूछा जब वे अकेले थे। नूह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ठीक है, अगर मैं यात्रा की कुछ स्मृति चिन्ह रख लूं तो कम से कम वे बहुत नाराज तो नहीं होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।